इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक वेबिनार की श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा सेशन है 427 वा सेशन है दैनिक वेबिनार का। और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 2 मिनट का साइलेंस रखेंगे। आज की सेशन की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर वैदेही भट्ट, जो कि BHMS MD हैं। डॉक्टर वैदेही, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए मैम। वेलकम मैम। एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी मैम का। मैम BHMS MD हैं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी एट राजकोट मेडिकल कॉलेज। और इनकी अचीवमेंट्स भी काफी हैं। इन्होंने काफी रिसर्च पब्लिकेशंस दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, जैसे कि PCOD और फीमेल कंप्लेंट्स के ऊपर काफी रिसर्च पेपर्स इन्होंने लिखे हैं। और इवन सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव है। इनका इंस्टाग्राम लाइव सेशंस वगैरह भी रेगुलर मैम कंडक्ट करती रहती हैं। और काफी बड़ा नॉलेज बेस है मैम का। तो मैम आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोगों को इंसाइट्स देंगी वो है पेन मैनेजमेंट, यानी कि दर्द जो होते हैं, पेन मैनेजमेंट होम्योपैथी से हम कैसे कर सकते हैं। तो वेलकम मैम, आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकती हैं मैम। Just a second, ma'am. हाँ, यस। सॉरी नेहा जी, हाँ आज जी का टॉपिक इनका टॉपिक OCD है, पेन मैनेजमेंट आज नहीं है इनका सर। टॉपिक। अभी जो आपने भेजा था मुझे हाँ, उसमें वो अंग्रेजी सेशन का पहले का था। ओके ओके, सॉरी सर, OCD सॉरी। सॉरी, टॉपिक में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो आज का टॉपिक है OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर द्वारा होम्योपैथी से हम कैसे मैनेज कर सकते हैं OCD को। तो ये टॉपिक है। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। It's okay, ma'am. थैंक यू मैम, नेहा मैम, धन्यवाद आपका हमारे इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू सानी सर, मुझे यहाँ पे तीसरी बार बुलाने के लिए। वो मेरा पिछला टॉपिक था इंग्लिश सेशन का। आज हम हिंदी सेशन में ओके कोई ओके। अलग टॉपिक पे, विषय पे चर्चा करेंगे। हाँ जी। मैम, ये आप देख पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ स्क्रीन जी मैम, स्क्रीन विजिबल है आपका। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। तो आज का हमारा विषय है OCD का रहस्य और होम्योपैथी के गुण। आज का विषय ऐसा है जिसकी चर्चा करने से घबराते हैं, वो इतनी चर्चा नहीं करते हैं पर लोगों से बहुत सुनते हैं। जैसे कि हम किसी के लिए बोल देते हैं कि वो बहुत जुनूनी फुटबॉल प्रेमी है, क्रिकेट प्रेमी है, वो जूतों के बारे में बहुत संकी है। अगर उसके जूतों पे धूल गिर गई तो वो बार बार उसको ठीक करता रहेगा। वो अपनी आदत से मजबूर है, हर बार झूठा बोलता है, बार बार अपने हैंड वॉश करते हैं जब तक उसकी चमड़ी निकल नहीं जाती, बार बार घर का डोर लॉक किया हुआ चेक करने के लिए जाते हैं कि कहीं वो खुला तो नहीं छोड़ा है, बार बार खुद को मिरर में झांकते रहते हैं कि उनके रूप रंग में कोई भेदभाव है क्या, बार बार अलग अलग ख्याल उनके दिमाग में आते रहते हैं। अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो वो पर्सन OCD से पीड़ित है। अगर हम OCD की बात करें तो हम उसको जुनूनी बाध्यकारी विकार और मनोग्रसित बाध्यता विकार के नाम से जानते हैं।
ये बहुत लंबी चलने वाली बीमारी है, जिस मानसिक बीमारी में लोग थक जाते हैं, क्योंकि वो खुद के विचार और खुद के विचार में आई हुई विकार की वजह से बार बार एक ही चीज करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, हम दोनों चीजें इस व्यक्ति में देख पाते हैं। वो बहुत सारी चीजें बार बार दोहराते हैं, वो जो करना नहीं चाहते बार बार उनको करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे विचार उनको बार बार आते रहते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी चिंता बढ़ जाएगी, बार बार वो सोचते रहेंगे। अगर हम उनकी व्याख्या करें, डेफिनेशन देखें ओसीडी की, तो वो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्रॉनिक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, जिसमें दो चीजें हम देख पाते हैं, एक ऑब्सेशन एंड एक कंपल्शन। माना कि अभी ऑब्सेशन का मीनिंग है कि भाई आप बार बार एक बात को सोचते रहते हो, बार बार आप जो करना नहीं हो आपको वो करना पड़ता है, बार बार कई सारी चीजें घटनाएं आपके सामने आती रहती है, जो घटनाएं होती नहीं है पर वो जो व्यक्ति है उसको वो घटनाएं दिखती है। आसपास खड़े लोगों को वो चीजें समझ में नहीं आती है। ये जो व्यक्ति है बार बार वो चीज लोगों को समझाने के लिए प्रयत्न करता है, पर लोग समझ नहीं पाते हैं, उसकी वजह से उसको गुस्सा आता है, वो एग्रेसिव बन जाता है। ऑब्सेशन के बाद आता है कंपल्शन, जो उसने सोच लिया उसको वो करना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं कर पाया तो उसकी बीमारी है वो बढ़ती चली जाएगी। वो बहुत बचाव करेगा खुद का कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, पर वो नहीं करेगा तो उसकी तकलीफें वो बढ़ती जाएगी। तो वो अपनी रियलिटी से, मतलब प्रेजेंट से बहुत दूर चला जाएगा, डरेगा लोगों से, आसपास से, बार बार चेक करेगा, बार बार हैंड वॉश करेगा, बार बार पोछा लगाएगा, बार बार मिरर में देखेगा, बार बार चीजों को गिनेगा। ये कंपल्शन में वो व्यक्ति करेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं पे भी आप सोचे कि यहाँ से छूने से मुझे ये बीमारी लग जाएगी, इसके जो जर्म्स है मेरे शरीर में दाखिल हो जाएंगे, बहुत सारा मैं बीमार पड़ जाऊंगी, इसकी वजह से मैं बार बार हैंड वॉश करते हैं। घर में कोई बाहर से घर की व्यक्ति है आती है तो उसको तुरंत ही उसके कपड़े बदलने के लिए कहा जाता है, बार बार उनको हाथ धोने के लिए कहा जाता है, नहाने के लिए कहा जाता है, बच्चों से बड़ों से। कई बार कई घर की स्त्रियों में भी ये देखा गया है कि उनके जो पति देव है बाहर से आते हैं तो बोला जाता है आप आते ही तुरंत पहले हाथ धोइए, उसके बिना किसी को नहीं छुइए, तुरंत ही नहाने जाइए। कहीं आप हॉस्पिटल गए थे क्या, कोई बीमार जो व्यक्ति है आपके आसपास था क्या, तो ऐसी सारी चिंताएं उनके दिमाग में चलती रहती है। ऐसे ही वो बहुत लोगों के अपीयरेंस, मतलब देखाव, बाह्य देखाव और अपने आजू बाजू के वातावरण के लिए बहुत सजाग रहते हैं। वो हर बार हर चीजें अच्छे से रखना चाहते हैं, अच्छे से अरेंज करना चाहते हैं, जैसे कोई चादर ठीक से है, तकिया ठीक से है, कोई फोटो फ्रेम ठीक से है, पानी का ग्लास ठीक से पड़ा है कि नहीं, और ये चीजें वो बार बार दोहराते हैं। अगर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं तो घंटों तक प्रार्थना करते रहते हैं, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि कुछ बुरा उनके साथ होने वाला है, जो सच में कुछ होने वाला होता नहीं है। उनके अलग अलग बिलीफ होते हैं, सुपरस्टिशंस होते हैं, मतलब की मान्यता होती है कि वो मानते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, आज मैंने ये नहीं किया तो फिर आज मैं ज्यादा बीमार पड़ूंगी, आज घर में कुछ बुरा होगा, आज किसी और के साथ बुरा होगा, मेरे बेटे के साथ बुरा होगा, मेरे पति के साथ बुरा होगा, ऐसा मैंने नहीं किया इसलिए मैं गिर गई, मेरा काम समय से पूरा नहीं हुआ। ऐसे रिपीटेटिव, मतलब बार बार एक ही चीजें, एक ही शब्द, एक ही वाक्यांश लोग दोहराया करते हैं। अगर हम देखें कि कितने लोगों में ये पाया जाता है,
तो दुनिया भर में बहुत सारे लोगों में ये ओसीडी के चेंजेस है वो हम देख पाते हैं। 1 to 2% ऑफ दिस वर्ल्ड और ग्लोबल पॉपुलेशन हम ओसीडी के चेंजेस है उसको देख पाते हैं। अर्ली जो छोटा बच्चा है उससे लेके अगर वो बच्चा बड़ा हो रहा है 12-13 साल का, उसमें ये तुरंत ही हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, हम देख पाते हैं। हम ज्यादातर अराउंड 90 ईयर्स 80 ईयर्स के बच्चों में ये ज्यादातर देख पाते हैं कि उनको ऐसे चेंजेस, उनके शरीर में ऐसे बदलाव, उनके ख्यालात में ऐसे बदलाव हम देख पाते हैं। ज्यादातर ये जो ओसीडी के चेंजेस है हम लोग मेन वुमेन मतलब स्त्रियां और पुरुषों दोनों हर एक में देख पाते हैं, पर ज्यादातर जो हमारे केसेस है ओसीडी के वो मेल्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं। अभी हम रीजन वाइज देखें तो बहुत सारे रूरल एरियाज के जान के बगैर हमारे जो अर्बन माने कि शहरी विस्तार है उसमें ओसीडी के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि रूरल एरिया में गांव में लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये ओसीडी के चेंजेस है। अगर हम सोसाइटी में फाइनेंशियल देखें, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस देखें, पैसे से बराबरी करें, तो जो फाइनेंशियली लो क्लास है उससे ज्यादा जो फाइनेंशियली अच्छे क्लास के लोग हैं उसमें ज्यादातर हम केस ये रिपोर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये चेंजेस है वो लोग अच्छे से देखते हैं और मनोचिकित्सक के पास जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ओसीडी के इतने केसेस हैं। तो करीबन 50 में से एक व्यक्ति, पुरुष और महिला, समान रूप से ओसीडी के शिकार होते हैं। बहुत सारे प्रसिद्ध पीड़ितों में भी हम अगर देखें ओसीडी के चेंजेस तो जीव विज्ञानी चार्ल्स डार्विन, पथ प्रदर्शक नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल, अभिनेत्री कैमरन डियाज और फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बैकहम इसमें शामिल किए जा सकते हैं जो ओसीडी से सफर करते थे। तो ओसीडी में बार बार होता क्या है, एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा वाक्यांश, जो चीजें हमें पसंद नहीं है, जो चीजें हमें हैरान करती है, परेशान करती है, चौंका देती है, जो चीज हम अपवित्र मानते हैं, ऐसे विचार बार बार दिमाग में आते रहते हैं जो विचार हमसे दूर नहीं होते, चाहे वो किसी कीटाणु के हैं, रोग के हैं, गंदगी के हैं। बहुत सारे लोग इसका बहुत ध्यान रखते हैं फिर भी उनके विचार उनको दूषित करते रहते हैं, इसलिए वो बार बार हाथ धोने जाते हैं, बार बार नहाने जाते हैं। बहुत सारी चीजें आसपास में दिखाई देती है, कोई मृत व्यक्ति दिखाई देता है, कोई हिंसक प्राणी दिखाई देता है, कोई कामुक व्यक्ति दिखाई देता है जो उनके चरित्र से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। चाकू दिखने पर उससे मारने का ख्याल आता है। कोई जो व्यक्ति है उसने उनके साथ विश्वासघात किया जो सही में नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति को लगता है। बहुत समझाने के बाद भी वो समझते नहीं है और ज्यादा समझाने के बाद उनका जुनून है वो बढ़ जाता है। अगर देखें तो बार बार वो किसी चीज पे संदेह करते रहते हैं, घंटों तक सोचते रहते हैं कि अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई, अनहोनी हो गई, घर का दरवाजा खुला रह गया, घर से चोरी हो गई, घर की खिड़की तोड़ के किसी ने कोई चीज ले ली, किसी ने उनको मार दिया, किसी ने उनके बच्चों को उठा दिया, कोई कार से उनकी टक्कर हो गई, ऐसे संदेह करते रहते हैं। वही चीजें लेके वो बार बार लोगों से बहस करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। उनके साथ ही ये क्रम नित्य हो जाता है। माना कि वो लोग सुबह 4 बार घर का ताला देखने जाएंगे, 4 बार चीजें एक जगह पे रखेंगे, बार बार चद्दर ठीक करेंगे, बार बार तकिया ठीक से रखेंगे, बार बार किताबें सही से करेंगे, बार बार पर्स में रखी हुई चीजें ठीक से करेंगे, तो उनका टाइम भी जाएगा, वक्त है वो बर्बाद होगा। तो कई
सारे प्रकार के ओसीडी हम देख सकते हैं। ओसीडी में 3 मुख्य भाग देखे जाते हैं हर एक प्रकार में। एक जुनून, जो विचार आपको बार बार चिंतित करता है। एक भावना है, जिस चिंता का आप अनुभव करते हैं, आप चिंता के लिए कर रहे हो, जिसकी चिंता आप ही पड़ेगा, आप नहीं करना चाहते तो भी, जिसको हम करते हैं। तो उसकी पहली प्रकार है कि बार बार क्लीनिंग, मतलब साफ सुथरा रखने का विचार करे रखें। वो बार बार जर्म्स, डर्ट, केमिकल्स डर के बीमार ना हो जाए, इसलिए बार बार हाथ धोते हैं, अपने आसपास की सरफेस को साफ करते हैं, बार बार दूसरों का छूने से दूर रहते हैं, बार बार अपने कपड़े बदलते रहते हैं, बार बार उनको धोते रहते हैं। उसके बाद है सेकंड प्रकार, जिसमें लोग खुद कोई काम बाकी रह गया है, उनसे कोई भूल हो गई है, ऐसा बार बार चेक करते रहते हैं। जैसे घर से बाहर जाते वक्त दरवाजा बंद किया, कार से उतरते वक्त दरवाजा बंद किया, खिड़कियां बंद की, से मिक्सचर शुरू किया है, कोई घर का से शुरू किया है तो उसको बंद किया, लॉक ठीक से लगाया नहीं लगाया, ये सब चेक करते रहते हैं। उसके बाद आता है कोई पास में पड़ा हुआ कोई चीज है, उसको बार बार अरेंज करते हैं, बार बार पैसों को गिनते रहते हैं, बार बार बुक्स चेंज करते रहते हैं जब तक वो सही नहीं होती। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है कि कोई जो विचार है उनको बार बार परेशान कर रहा है, बार बार कोई चीज उनके सामने आ रही है, बार बार कोई इमेज या फोटो या चीज उनको दिख रही है, कोई व्यक्ति दिख रहा है, कोई चीज दिख रही है, इसलिए वो बार बार वो चीजें बोलते रहते हैं कि मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे ये परेशान कर रहा है, मुझे ये नहीं करना है। इसके लिए वो बार बार प्रे करते रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये नहीं दिखे। उसके बाद आता है होर्डिंग डिसऑर्डर। उसमें लोगों को एक चीज का पोजीशन होता है, माना कि वो अपनी किसी चीज को किसी को छूने नहीं देते हैं, अपनी किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा सजाग होते हैं। किसी ने उनको कहा कुछ नहीं, फिर भी ये लड़ने लगते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं, बहुत उनको संभाल के रखते हैं। पर उनका खुद से ख्याल रखने जाने में उन्हीं को वो लोग नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हीं को परेशान करते हैं, उनकी वजह से वो जो चीज है वो टूटती है, उसी की वजह से वो जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। बार बार संदेह करना, ये सही हुआ है कि नहीं, ये पूरा हुआ है कि नहीं, बार बार उसी चीज को करना, बार बार लोगों से पूछना कि ये सही तो है। उसके बाद 7वें प्रकार पे आता है पूर्णतावाद। माने उनका कंपल्जन ये रहता है कि बाहर की जो चीजें हैं, बाहर के जो थॉट है, जो इमेजेस उनको दिख रही है, उनसे वो दूर रहे, या तो बार बार उनको गिनते रहे, देखते रहे, या तो आप उनको समझाते रहो कि ये चीजें ऐसे ही है, आप जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो वो सही ही है। जब तक आप उनको इतना नहीं बोलोगे, वो बार बार ये चीजें पूछते रहेंगे, या तो उस चीज से भागते रहेंगे। उसके बाद आता है सेक्सुअल ऑब्सेशन, जिसमें लोग ना चाहते हुए भी सेक्सुअल थॉट्स दिमाग में रखते हैं, इमेजेस दिखाई देती है, इम्पल्सेस होते हैं, वो स्पेसिफिकली इसी चीज में एंगेज रहते हैं, उनके विचार शुरू रहते हैं, उसकी वजह से वो खुद को हार्म करते हैं, और उसी की वजह से उनके मन में गिल्ट होता है कि भाई ये जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं है। उसके बाद आता है रिलीजियस। उसमें आप जो व्यक्ति है वो खुद ने कोई पाप किया है, कोई इंसेंट की है, सिन किया है, उसकी वजह से बार बार भगवान से माफी मांगते रहते हैं, कन्फेशन करते रहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने ये किया है, मुझे माफ कर दो, मुझे जो सजा देनी है दे दो, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, पर उन्होंने कुछ किया नहीं होता है।
अगर हम पैथोफिजियोलॉजी देखें तो पैथोफिजियोलॉजी में ओसीडी में कई रीजन हमें देखने मिलते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल, जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर फैक्टर्स, इम्यून सिस्टम, इंफ्लामेशन, डेवलपमेंटल फैक्टर्स। अगर हम देखें जो मस्तिष्क में परिवर्तन होता है ओसीडी में, तो हमारे मस्तिष्क में कॉर्टिकोस्टायोथैलेमो कॉर्टिकल सर्किट बनी हुई है। इस सर्किट के काम न करने की वजह से ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और स्ट्राटम, इसमें ओसीडी के चेंजेस है वो डेवलप होते हैं। उसमें एबनॉर्मल एक्टिविटी के एरियाज और बार बार करने वाली हरकतें, बार बार करने वाले विचार वो हम देख पाते हैं। उसके बाद आता है बेजल गैंग्लिया, जिसकी एबनॉर्मलिटी, जिसमें चेंजेस की वजह से जो मोटर कंट्रोल है, मतलब माना कि व्यक्ति की जो करने की क्रियाएं है, वो कंपल्शन बिहेवियर, मतलब आपको करना ही पड़ेगा, ये चेंजेस बेसल गैंग्लिया में चेंजेस की वजह से उत्पन्न होते हैं। बाद में आता है थैलेमस, जिसकी ओवर एक्टिविटी की वजह से लोगों के सोच बार बार आते हैं और बार बार वो चीजें करने के लिए कंपेल हो जाते हैं। उसके बाद आता है न्यूरोट्रांसमीटर। उसमें दो प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादातर चेंजेस में पाए जाते हैं, एक है सीरोटोनिन और दूसरा है डोपामाइन। सीरोटोनिन का डिसरेगुलेशन की वजह से लोग डिप्रेशन में रहते हैं, हताश रह जाते हैं और बार बार एक ही सोच उनके दिमाग में चलती रहती है। और डोपामाइन के इम्बैलेंस की वजह से, उसमें बदलाव की वजह से बेसल गैंग्लिया में बदलाव होते हैं और उसकी जो क्रियाएं है वो बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है। उसके बाद आता है जेनेटिक फैक्टर्स, वंशाणु। जैसे देखा गया है कि अगर माता पिता, दादा दादी ऐसे कोई होता, खुद के जो जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब जीन वाले लोग हैं, उसमें ज्यादातर ये चीजें पाई जाती है। अगर माता पिता को है तो बच्चों को होने की चीज ज्यादा रहेगी। उसके बाद आता है आसपास के वातावरण में परिवर्तन। कोई ऐसी घटना हो गई जिनसे उनके कोई प्रिय व्यक्ति की डेथ हो गई, या तो कोई व्यक्ति उनको छोड़ के चला गया, या किसी प्रिय व्यक्ति ने उनको परेशान कर दिया, या किसी चीज का इन्फेक्शन लग गया, तो बार बार वो इन्फेक्शन लगने की वजह से बार बार वो बीमार पड़ गया, तो वो वही सोचेगा कि अभी मैं बीमार नहीं हूं, फिर भी मैं बीमार पड़ता रहूंगा क्योंकि मुझे बहुत जल्दी इन्फेक्शन लग जाते हैं। उसके बाद आता है व्यक्तित्व या सोचने के तरीके। उसमें हम प्रकार के देख सकते हैं, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियर रिफॉर्म्स, मतलब बार बार सोचते रहो, बार बार उसकी जो क्रियाएं है, जो सोच हो रही है उसकी क्रियाएं करते रहो। उसके बाद आता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के सजेशन में हम देखे जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हमें चेंजेस इम्यूनोग्लोबुलिन में देखने को मिलते हैं। उसके बाद डेवलपमेंटल फैक्टर्स, सो न्यूरोनल डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंसेस, अगर एबनॉर्मलिटी ब्रेन के डेवलपमेंट में रही है, कोई कमी रह गई है, या बच्चे गिर गए हैं छोटी उम्र में, उनको कोई ब्रेन में इंजरी हो गई है, या माँ बाप का स्ट्रेस है वो बच्चों पे उतरा है, या माँ को कोई इन्फेक्शन हुआ जो बच्चों में गया है, उसकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट में दिक्कत आ रही है, तो ओसीडी होने की चांसेस है, जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो हम कैसे पिक्चर पाते हैं ओसीडी का, क्या दिखाई देता है हमें? अगर हम देखने को जाए क्लिनिकल फीचर्स, तो एक देखने को मिलता है, जैसे बोलते हैं बार बार एक ही चीज को सोचना, बार बार एक व्यक्ति सोचता रहता है, डर लगा रहता है, चिंताएं होती है, जैसे मुझे इन्फेक्शन लग गया, जैसे मैं सेफ हूँ, मुझे कोई हार्म नहीं है, जैसे मुझे कोई भूल हो गई, जैसे बार बार सेक्सुअल और वायलेंट थॉट आ रहे हैं,
जिसे मुझे हर जगह हर चीज अरेंज चाहिए, ठीक से चाहिए, परफेक्ट चाहिए, मैनर में चाहिए। बार बार मैं भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ। ये सारी चीजें हैं जो ऑब्सेशन में आती है, जो बार बार लोग फील करते रहते हैं, उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। पर जितना वो दबाने की कोशिश करते हैं उतनी उनकी चिंताएं बढ़ने लगती है। तो वो जो विचार उनको आ रहे हैं, तो उसकी विचार की वजह से उनको कुछ क्रियाएं करनी पड़ेगी उस विचार को पूरा करने के लिए, जिसे हम लेते हैं कंपल्शन में। जैसे बार बार विचार आ रहे हैं कि मुझे इन्फेक्शन लग गया, तो वो बार बार हाथ उनके धोएंगे, बार बार क्लीन करेंगे, बार बार चेक करेंगे, डोर चेक करेंगे, लॉक चेक करेंगे, अप्लायंसेस चेक करेंगे, बार बार काउंटिंग करेंगे, वही चीजें रिपीट करेंगे, बार बार लोग अरेंज करेंगे, बार बार मेंटल एक्टिविटी खुद की है वो करेंगे, बार बार एक ही चीज दोहराएंगे, बार बार एक ही चीज बोलेंगे, बार बार डर जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम देखने को चाहें तो ये बहुत टाइम ले लेने वाली चीजें रहती है। जैसे कि आप एक ही चीज बार बार करते रहोगे, तो उसकी वजह से आपके मुंह बहुत ज्यादा घंटे बर्बाद हो गए, तो आपका काम समय से पूरा नहीं होगा। अगर कोई काम है, स्कूल जाना है, रिलेशनशिप के इश्यूज है, डे टू डे एक्टिविटी है, वो टाइम से कंप्लीट नहीं होगी। उसके बाद देखा जाए तो कई इंडिविजुअल्स है, उसकी इनसाइट्स हम लोग देखें तो उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें पारखने की जो क्षमता होती है वो चली जाती है, या तो ज्यादातर बढ़ जाती है। तो गुड एंड फेयर इंसाइट्स देखने को मिलता है, पुअर इंसाइट्स होता है, और कई बार इंसाइट एब्सेंट हो जाते हैं। कई बार ये चीजों को करने से डरते हैं, उस सिचुएशन में जाने से डरते हैं। मुझे बार बार सोच आ रही है मैं फेल हो जाऊंगा एग्जाम में, मैं क्लास नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे वो टीचर पसंद नहीं है, मुझे वो दोस्त पसंद नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। तो लोग चीजों से डर के उस चीजों को करना छोड़ देते हैं। कई सारी एक्टिविटी में, फैमिली फंक्शन में जाना छोड़ देते हैं, अकेले रहते हैं, परिवार के साथ मिक्स नहीं होते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। तो ये चीजें वो टालने लगते हैं, तो अवॉइडेंस बिहेवियर आता है। उसके साथ साथ अगर हम एसोसिएटेड फीचर्स देखें तो उनकी चिंताएं बढ़ जाती है, हताशा बढ़ जाती है, वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं, डिप्रेस रहने लगते हैं। उनके साथ उनमें देखने को जाए तो स्किन में, मतलब चमड़ी के कोई रोग है, या अपने स्नायु के कोई रोग है, या बार बार एक ही क्रियाएं करते हुए हम लोगों को देख पाते हैं। क्या असर होता है रोजाना जिंदगी में ओसीडी का? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ओसीडी? जो उनका रोज की लाइफ है, रूटीन फंक्शनिंग है, डेली फंक्शनिंग है, उसका टाइम बर्बाद हो रहा है, कई घंटे जा रहे हैं, लोग एक काम जो 10 मिनट का है वो घंटे में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वही चीजें काम पे हो रही है, बार बार जॉब चेंज करनी पड़ रही है, क्योंकि वो जिस जॉब में है खुद का काम टाइम से कंप्लीट करके दे नहीं पा रहे हैं। अगर पढ़ाई में देखें तो एक ही क्वेश्चन, एक ही सवाल का जवाब बार बार पढ़ते हैं, एक ही असाइनमेंट बार बार लिखते हैं, उसको अरेंज करते हैं, बार बार बुक अरेंज करते हैं, एक ही सवाल का जवाब बार बार पेपर में लिख के आते हैं, पूरा पेपर पूरा नहीं कर पाते हैं। सोशल रिलेशनशिप में फैमिली से दूर रहने लगते हैं, फ्रेंड्स से दूर रहने लगते हैं, खुद के जो पति है या पत्नी है उनसे दूर रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो ये विचार है, जो चिंताएं हैं, वो लोग समझ नहीं पाते हैं। ये बहुत चिंताएं, बहुत हताशा, बहुत गिल्ट की वजह से हमें ज्यादातर अगर देखा जाए तो सुसाइडल चेंजेस लोगों में देखने को मिलते हैं, जो आत्मघाती बन जाते हैं क्योंकि वो जिंदगी से हताश हो जाते हैं।
उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ जाती है, खुद के शौक पूरे नहीं कर पाते हैं। अगर देखने को जाए तो उनके साथ साथ कई सारे जो रोग है, कई सारे डिजीज है साथ में आ जाते हैं। उसी के साथ में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, हेल्थ केयर कॉस्ट हो जाती है ज्यादातर, बार बार दवाइयाँ लेने जाना पड़ता है, बार बार डॉक्टर को चेंज करते रहते हैं। सोशल कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि खुद कोई काम अकेले ठीक से कर नहीं पाते हैं, लोगों का साथ सहकार उनको लेना पड़ता है, और उनकी भी वजह से उनकी चिंताएं बढ़ती है कि इतना लोग मेरे लिए क्यों करे और इनसे मैं ये क्यों पूछूं कि ये करे। उसी तरह से हम तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये ओसीडी है? व्हाट इज द डायग्नोसिस एंड व्हाट आर द टेस्ट्स? देखो, अगर हम प्रॉपरली उनकी हिस्ट्री लेते हैं, हम उनसे पूछते हैं, फैमिली में पूछते हैं, उनके बिहेवियर में जो चेंजेस हैं, उनके विचार में जो चेंजेस हैं, जो लोग सुनने को मना कर रहे हैं हम शांति से सुनते हैं, तो हम पा सकते हैं कि ये लोग क्या हमें समझाना चाहते हैं। उसी चीजों को लेके हम उसे इवोल्युएट करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ असेसमेंट टेस्ट करते हैं कि उनके विचार कितनी हद तक है, उनका जो हताशा है वो किस वक्त तक है, कितने तक है, कौन से लोगों से ये बात कर पाते हैं, किस लोगों से ये बात नहीं कर पाते, घर से बाहर जाते हैं नहीं जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं तो कितनी बार ये चीज है वो दोहराते हैं या नहीं दोहराते। ज्यादातर बच्चों में ओसीडी जल्दी से रिकॉग्नाइज हम नहीं कर पाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पर अगर हम शांति से देखें और बच्चा जो पूरे दिन में कर रहा है उसको सोचे, तो हम ओसीडी देख पाएंगे। तो ओसीडी से बचा कैसे जा सकता है? ओसीडी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक कर सकते हैं, खुद का ख्याल रखें, अपने जो प्रॉब्लम्स है वो लोगों से शेयर करें, योगा करें, रूटीन कसरत करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, और जो एडिक्शंस है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ये सारे जो ड्रग अब्यूज है उनको छोड़ दे। बहुत सारी सिमिलर कंडीशंस हम देख सकते हैं जो ओसीडी के रूप में आती है, उनके जैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर, जो व्यक्ति है बार बार मिरर में खुद को देखता रहता है, ट्राइकोटोलियोमेनिया, खुद के बाल खींच के जो व्यक्ति निकाल देता है, टिक डिसऑर्डर्स, जिसमें ज्यादातर जो हमारे स्नायु है उसमें ज्यादातर बार बार खिंचाव रहता है, जो बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है, ज्यादातर वो आंख में ऐसे ज्यादातर देखने को मिलता है। बहुत सारी इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है वो ओसीडी के जैसे तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? आगे जाके ओसीडी वाले होर्डिंग डिसऑर्डर्स में जाते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है, उसके बाद स्किन पिकिंग डिसऑर्डर होता है, बार बार चमड़ी को खींच के निकालते रहते हैं, वो रो रहती है, उसके बाद सोशल लाइफ भी डैमेज होती है ड्यू टू बैड इन लुक, उसके बाद सब्सटेंस अब्यूज हो जाते हैं, लोग बार बार अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट के एडिक्ट हो जाते हैं। सो व्हाट इज द कन्वेंशनल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट? हम उसको तीन भाग में ले सकते हैं, फार्माकोथेरापी जिसमें दवाइयां दी जाती है, साइकोथेरापी और कंबाइंड ट्रीटमेंट्स। तो फार्माकोथेरापी से पहले हमें जो चाहिए वो है फैमिली का साथ सहकार। अगर फैमिली वाले पहले उनका ध्यान रखेंगे तो ये चीजें आगे बढ़ने से कम होगी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रो कंक्लूसिव थेरापी, जिसमें बहुत सारे ओसीडी के पेशेंट में बेनिफिट पाया गया है। उसके बाद आती है साइको सर्जरी, जो एरिया ब्रेन का अफेक्टेड है उस दिमाग के उस एरिया को, उस पार्ट को, उसकी जो एक्टिविटी है उसको बंद किया जाता है साइको सर्जरी में। उसके बाद बहुत सारी दवाइयां कन्वेंशनल ट्रीटमेंट देती है, बहुत सारी उसकी साइड इफेक्ट्स भी है, लाइक सीरोटोनिन कोज करता है ओसीडी, तो सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन दिए जाते हैं जो हताशा दूर करते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स दी जाती है जिसको लेने से व्यक्ति सोता रहता है,
उसके साथ में साइकोथेरापी के बेनिफिट्स बहुत अच्छे से दिए गए हैं। साइकोथेरापी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी मतलब संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक चिकित्सा दी जाती है, जिसमें लोगों को समझाया जाता है कि वो अपने विचारों पे काबू कैसे पाए, अपने विचार को वो लिख के एक बार करके फिर लिख ले कि मैंने ये कर दिया है और मान ले कि ये चीज से मुझसे हो गई है। जैसे उन्होंने ताला लगाया, लिख ले कि मैंने ताला लगाया है, फिर उनको बार बार ताला देखने जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख ले कि मैंने ये ताला लगाया है, मैंने ये लिख लिया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो सीबीटी में सिखाई जाती है। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट, आप जो चीज सोच रहे हो उस चीज को पहले मान लो, फिर उस चीज को दूर करने की कोशिश करो तो आप दूर कर पाओगे। आप पहले मानना नहीं चाहते हो, फिर उसको करने के लिए मजबूर हो जाते हो। तो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरापी वर्क्स ऑन दैट कि आप उस चीज को मान लो फिर दूर करने की कोशिश करो। इन सारी जो चीजें हैं, जो दवाइयां हैं, उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस है ना, बहुत सारी साइड इफेक्ट हम देख पाते हैं। तो इसकी वजह से अगर हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट देखें तो वो कंबाइंड थेरापी देते हैं, जिसमें वो फार्माकोथेरापी एंड साइकोलॉजिकल थेरापी दोनों देते हैं। उसमें इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान उनको बनाने पड़ते हैं। अगर हम ऐसे ही सोचे कि हम इनको दवाइयां नहीं दे रहे हैं तो क्या मेजर्स हम खुद रख सकते हैं, व्हाट इज द क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेजर्स, मतलब हम घर पे क्या दवाइयां कर सकते हैं, उनके खाने पीनों में क्या चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम घर की दवाइयों की बात करें तो उनको क्या नहीं करना है और क्या करना है। उनको क्या करना है, उनकी फैमिली को उनको सपोर्ट करना है, प्यार देना है, उनकी बात माननी है, उनके डिजीज के बारे में जानना है, वो जो कह रहे हैं उनको सुनना है, उनको शांत करना है, उनको बिजी रखना है, कोई ना कोई काम करवाना है, लोगों के साथ बातचीत करने देना है, उनके साथ हंसना है, उनके साथ में रहना है। क्या नहीं करना है, अगर उनके साथ उनकी बातों को नहीं मानोगे, एक ही बात पे चर्चा करोगे, वो जो कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सोचोगे, उनको सुनाओगे तो उनकी तकलीफें बढ़ेगी। अगर हम देखें कि खाने में क्या चेंजेस कर सकते हैं तो उनको कैल्शियम से अच्छी हुई डाइट दे सकते हैं। चीज, मिल्क, कर्ड, सोयाबीन, कॉटेज चीज, ग्रीन वेजीज, ये सारी चीजें हम दे सकते हैं। जिनमें से विटामिन मिले ऐसे सीड्स दे सकते हैं, सनफ्लावर के बीज दे सकते हैं, पिस्ता दे सकते हैं, बनाना जैसे फ्रूट दे सकते हैं, पालक जैसी सब्जियां दे सकते हैं, फॉलिक एसिड रिच डाइट दे सकते हैं जिसमें आलू है, ब्रोकली है, केला है, सोयाबीन है, जिसमें फॉलिक एसिड ज्यादा रहता है। हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में हम इंडिविजुअलाइज अप्रोच पे जाते हैं, व्यक्तिगत अप्रोच पे जाते हैं। तो उसमें हम होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनोन एंड रेपर्टरी सब चीजें लेते हैं। अगर हम होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की बात करते हैं तो बहुत सारी दवाइयां हमारी पास ऐसी है जिसमें ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। अगर हम होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की दवाइयों की बात करें तो पहली है आर्सेनिक आल्ब। तो आर्सेनिक आग वाला व्यक्ति है वो ज्यादातर एक ही एक चीजें दोहराया करता है, शांति से बैठ नहीं पाता है, चिंता करता रहता है, सोचता रहता है कि कहीं कोई चेप नहीं लग जाए, बार बार सफाई करता रहता है, बार बार डॉक्टर बदलता रहता है, बार बार सोचता रहता है मैं बीमार हूँ, बार बार हर चीजों को ढंग से रखने की कोशिश करता है, फ्रेम ठीक करता है, चद्दर ठीक करता है, उसको ये करना पड़ता है क्योंकि वो सोचता है ये सब नहीं करेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। ये सारी चीजें रात में बढ़ जाती है और उसके साथ में उनकी फिजिकल रेस्टनेस बढ़ जाती है और साथ में उनको कंपनी भी चाहिए। लाइकोपोडियम, उनकी जो चिंताएं हैं वो भूल की वजह से है कि मैंने बार बार कोई भूल तो नहीं कर दी, ये देखते रहते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं, उनमें खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहता है, वो हार से डरते हैं, इसलिए बार बार ऐसा करते रहते हैं। ये सारी चीजें
शाम के वक्त बढ़ जाती है, गर्म फूड खाने से बढ़ जाती है, वो पब्लिक में, लोगों में जाना नहीं चाहते हैं, लोगों का साथ सहकार, रीएश्योरेंस चाहते हैं, खुद के फेलियर से, नाकामी से डरते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, उनसे भागते हैं, और वो खुद है मीठी चीजें खाना और गर्म पीना पसंद करते हैं। पल्सीडीला जैसे हम जानते हैं, वो एक चीज पे, एक बात पे कभी टिकते नहीं है। कभी ये बात बोल दी, उसी बात को फिर घुमा के दूसरी बात बोल दी, हर बार रोने धोने लगते हैं कि लोगों का ध्यान उन पे रहे और लोग उनकी बात माने कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये सारी चीजें खुली हवा में अच्छी रहती है, लोग उनको समझाए, उनको वो अच्छा लगता है। साथ में अगर वो रोते जा रहे हैं और लोग उनको समझाते जा रहे हैं, तो उनको ये बहुत रोना, जब तक लोग समझाते रहते हैं ये लोग रोते रहते हैं। उसके साथ इनको ऐसी चीजें खाना पसंद है जिससे इनकी बीमारी बढ़ती है। अगर हम सिलीशिया की बात माने और देखें, तो ये लोग परफेक्शनिस्ट होती है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहता है, वो भी हार से डरते हैं, बार बार एक चीजें चेक करते हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं है। ठंडी हवा से उनकी जो तकलीफ है वो बढ़ती है, इसलिए खुद के सिर को वो कवर करके रहते हैं। वो जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स है, धारदार चीजें हैं, उनको डर लगता है वो उनको चुभ जाएगी, तो बार बार ये चीजें इकट्ठा करते रहते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है। थोड़े से डरपोक होते हैं और उनको भी कंपनी पसंद है। थूजा, थूजा में भी ऐसा है कि कोई भी चीज लोगों ने सोच ली, उनको करनी ही पड़ेगी, जो बार उन्हें देख लिया वो करना पड़ेगा। उनको लगता है, डर लगता है कि लोग उनको पॉइजन दे देंगे, उनको मार देंगे, या किसी चीज का चेप उनको लग जाएगा। वो सोचते रहते हैं कि बाहर से कोई फोर्स है जो उनको ये करने के लिए मजबूर कर रहा है, वो खुद ये चीज करना नहीं चाहते हैं। आप वो जो बोल रहा है वो ख्यालात को चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि उनके फिक्स आइडियाज रहते हैं। पास्ट में अगर कोई खराब उनके साथ चीज हुई है, कोई घटना घटी है, तो वो घटना से बाहर नहीं आ पाता है। उसके बाद देखें नेट्रम्यूर, तो नेट्रम्यूर में भी सपरेशन ऑफ इमोशंस है, वो खुद के इमोशंस, खुद की भावनाओं को दबाते हैं। इसकी वजह से वो अकेला रहना पसंद करते हैं, और बार बार जो हमने देखा कि बारियां चेक करते हैं, दरवाजा चेक करते हैं, चोर से डरते हैं, लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे ऐसे डरते हैं। बार बार इमोशनल स्ट्रेस से ये लोग सफर करते हैं, फिर भी रहना अकेला पसंद करते हैं। इनको मीठा वाला ज्यादा पसंद है और लोगों की सिंपैथी बिल्कुल पसंद नहीं है। नक्स फोमिगा को अगर हम देखें, तो ये लोग ज्यादातर चिड़चिड़े और गुस्से रहते हैं, इनका जुनूनी स्वभाव रहता है, पर ये लोग सारी चीजें आर्सेनिक की जैसे परफेक्ट करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनके कंट्रोल के बाहर कोई चीज हो। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि ऐसा ही करना है तो ऐसा ही करना है, अपने एम्प्लॉय को बोला है कि ऐसा ही करना है, तो उसके बाद कोई चीजें नहीं होनी चाहिए, उनको ऐसा ही करना है। ये बहुत सारा काम लेके बैठते हैं जो पूरा करने में रात रात भर जागते भी रहते हैं। बहुत सारे एडिक्शंस भी इन लोगों में पाए जाते हैं। कलकेरिया काव, कलकेरिया काव लोग ज्यादातर डरपोक होते हैं, क्योंकि वो खुद को इनसिक्योर फील करते हैं। कलकेरिया काव ओसीडी ज्यादातर हम बच्चों में पाते हैं, जो अपनी पेरेंट्स की हेल्थ को लेके ज्यादा चिंतित होते हैं, पेरेंट्स को बार बार पूछते रहते हैं, खुद को कुछ हुआ तो उसकी सेफ्टी, स्टेबिलिटी, इन सब के लिए चिंतित रहते हैं, बार बार हारने से डरते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उसकी वजह से उनकी बीमारियां है, वो बार बार पेट दर्द, बार बार सिर दर्द। अगर उनके जो पेरेंट्स है उनसे पूछा जाए, तो वो बोलेंगे कि खुद की उम्र से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है, दूसरों के लिए बोलता है, तो इतना ये छोटा बच्चा बड़ों के जैसे क्यों सोचता है।
उसके साथ में देखें मेडोराइनम, तो मेडोराइनम में भी अगर फियर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज है, वो बार बार हाइजीन को लेकर और क्लीनलीनेस को लेकर सजाग रहते हैं, उसमें ज्यादातर सेक्सुअल मैटर्स और ग्लीट देखने को मिलता है। उसके बाद वो फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन और कंटामिनेशन से डरते हैं। उसके बाद देखें तो टैरेंट्यूला हिस्पैनिका, जो बच्चा शांति से नहीं बैठता है, बहुत रेस्टलेस होता है और जो चीज वो करना चाहता है वो बार बार दोहराता है, आपके मना करने के बाद भी वो दोहराता है, उसमें वो खुद को भी हार्म कर लेता है। कई बार इमोशनल एक्साइटमेंट पे ये चीजें बढ़ जाती है, आवाज आने पे ये बढ़ जाती है। उसके साथ में उनको कुछ ना कुछ क्रियाएं करती रहनी होती है, इतनी शांति से बैठ नहीं पाते हैं। आप पकड़ के उनको बिठा दोगे फिर भी वो हाथ या पैर है वो चलाते रहेंगे। स्ट्रेमोनियम, ये बच्चे और बड़े थोड़े गुस्सेल होते हैं, इनको बार बार थोड़े से इनसिक्योरिटी के और वायोलेंस के अटैक आते हैं। इनका जुनूनी स्वभाव बढ़ता जाता है क्योंकि ये बहुत सारी चीजों से डरते भी है, अंधेरे से डरते हैं, जानवरों से डरते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, बार बार नहीं ऐसी चीजें देखते हैं, सांप देखते हैं, जानवर देखते हैं, भूत प्रेत दिखते हैं और रात को डर के उठ जाते हैं। कैनाबिस इंडिका, ये लोग दुनिया की जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उससे बहुत दूर रहते हैं, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी चीजें वो बोलते रहते हैं, खुद की सोच में रहते हैं, किसी का कहा नहीं मानते हैं। क्योंकि यहाँ पे इमोशनल स्ट्रेस और सेंसरी ओवरलोड देखा जाता है। ये भी एडिक्टिव होते हैं नक्स ओमेगा की तरह, इनको भी ड्रग्स का, अल्कोहल का, स्मोकिंग का एडिक्शन रहता है, पर ये रियलिटी से बहुत दूर रहते हैं, सोसाइटी से बहुत दूर रहते हैं, खुद को डिटेच करके रखते हैं। उसके बाद हम देखें बोविस्टा, तो उनकी चिंताएं है वो अपने ऑक्यूपेशन पे है, हर चीजें ऑर्डर में करनी है, सिमेट्री में करनी है, जो रिचुअल्स है वो परफॉर्म करने हैं, अच्छे से सफाई रखनी है, तो उसकी वजह से वो बीमार नहीं पड़े। उसके बाद है हायोसाइमस। हायोसाइमस में हमें कंपल्सिव बिहेवियर, मिसट्रस्ट, हमें रिलीजियस टेंडेंसी, एंजाइटी, चिंताएं, जेलसी, तो ये सारी चीजें से है, सस्पिशियस है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। जेलसी और सस्पिशियसनेस की वजह से इनके जो आंतरिक संबंध है, रिलेशनशिप है, उसमें मनमुटाव आ जाते हैं। बिहेवियर चेंजेस, हम बहुत सारे हेल्यूसिनेशन, बहुत सारे सेक्सुअल अब्यूजिव थॉट्स है वो हायोसाइमस में देख पाते हैं। उसके बाद बुफोराना, बुफोराना में भी ऐसा है, बुफोराना भी ज्यादातर एग्रेसिव होते हैं, सेक्सुअल नेचर उनका आगे बढ़ता दिखने को मिलता है, वो हर चीजों का जवाब है वो गुस्से से देते हैं, बहुत सारी चीजें वो बार बार करते हैं पर किसी के कहने पे वो मानते नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो छोड़ते नहीं है। अगर हम देखें तो बहुत सारे मदर टीचर्स है, उसकी भी इफेक्ट बहुत अच्छे से देखने को मिली है ओसीडी में, जैसे कि एविना सट्टाइवा, जो चिंताएं और नर्वसनेस है, रेस्टलेस है, जो इफेक्ट आती है बॉडी पे उसको कम करती है। पेसीफ्लोरा, जो लोगों की एंजाइटी शांत करके उनको नींद देती है तो लोग अच्छे से सो पाते हैं। वेलेरियाना ऑफिसियनालिस, जो लोग सोचते हैं कि वो जो सोच रहे हैं सही है, वो हवा में उड़ते हैं ऐसा हम बोलते हैं, और उसकी वजह से उनको नींद नहीं आती है, तो ये सारी चीजें हम वेलेरियाना से दूर कर सकते हैं। स्क्रूटेरिया, उसमें भी एंजाइटी, नर्वसनेस, उसके साथ में अगर कोई भाग रहा है ऐसे सोच के साथ, उन लोगों को नींद नहीं आती है क्योंकि वो हर काम करने के लिए भागते रहते हैं। उसके बाद है जलसेमियम। जलसेमियम में भी चिंता ज्यादातर है, किसी चीज को लेके वो बार बार सोचते हैं, वही सोच की वजह से उसके हाथ पैर है उसमें ट्रेम्बलिंग हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, हाथ पे गिरती है, वो काम नहीं कर पाते, वो स्टेज से डरते हैं। हाइपोथाइमस, वो जेलस, सस्पिशियसनेस की वजह से परेशान होते हैं।
उसकी वजह से उसमें नींद नहीं आती है, पैर में खिंचाव रहता है नींद में और बुरे बुरे सपने आते हैं। उसके बाद इग्नेशिया को भी हम यूज कर सकते हैं, उसमें ग्रीफ एंड इमोशनल सेंसिटिविटी ज्यादा देखने को मिलती है। नक्स वोमिगा आगे हम पढ़ चुके हैं, पर हम मदर टिंचर फॉर्म में भी उसका यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें तो बायोकेमिक मेडिसिन जो सप्लीमेंट के जैसे पूर्ति करने के लिए हम देते हैं कि कई चीजों की कमी है, उसकी पूर्ति बायोकेमिक करके देगी, तो बहुत सारी बायोकेमिक मेडिसिन हमारे लिए यूजफुल है। तो हम देखें तो काली फोर्स जो मेंटली काम करती है पर्सन को, उनकी जो चिंता है वो कम करती है। कलकेरी फोर्स है जो वीकनेस फील होती है, जो कमजोरी फील होती है, जो कंसंट्रेशन में कमी फील होती है, ये सारी चीजें कम करती है। फेरम फोर्स है जो खून की कमी ठीक करती है, तो उसकी वजह से लोग थक जाते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं, ये सारी चीजें कम करती है। मैक फोर्स है जिसमें स्नायु का खिंचाव है, दर्द है, उसकी वजह से चिंता है, इरिटेशन है, उसकी वजह से जो दर्द है, वो सब चीजें मैकफोर्स कम करती है। नेट्रम फोर्स की बात करें तो जलन है, इंडाइजेशन की तकलीफ है, उसके साथ में लोगों की चिंताएं है, उसके साथ में लोगों की हताशा है, जो नेट्रम फोर्स दूर कर सकती है। नेट्रम म्यूर जो ज्यादातर सप्रेशन ऑफ द इमोशन में, हताशा में, पास्ट की जो चीजें बार बार लोग सोचते रहते हैं, उसमें हमें मदद करती है। उसके बाद सिलीशिया है जो ऑब्स्टिनेसी है, जो लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो परफेक्शन लोगों को चाहिए, वो ठीक कर सकती है। जो कलकेरिया सल्फ है उसमें ज्यादातर लोग बहुत काम पोताना खुद का स्लो 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 करते हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद नेट्रम सल्फ है जो भी लेथार्जी और फटिग दूर करने के लिए यूज की जा सकती है, और इसमें लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। उसके बाद हम अगर इमोशनल प्लेन भावनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो बेच फ्लावर रेमेडीज का बहुत सारा यूज हम ओसीडी में कर सकते हैं, क्योंकि बेच फ्लावर रेमेडीज है वो भावनाओं पे दी जाने वाली दवाइयां हैं। तो अगर हम वो दवाइयां देखें तो मिनिमुलस है जो ज्यादातर डर के लिए दी जाती है, चिंताओं के लिए दी जाती है, ज्यादातर लोग कई चीजों से दूर रहना चाहते हैं उसके लिए दी जाती है। रोक्रोज है जो डर की वजह से जो पैनिक अटैक आते हैं, लोगों की वायोलेंसी बढ़ जाती है, जुनूनियत बढ़ जाती है, जो किसी चीजों से बहुत डरते हैं, स्मॉल स्पेस में नहीं जाते हैं, लिफ्ट में नहीं जाते हैं, स्टेयरकेस में छोटी सीढ़ियां है तो उनको डर लगता है, ज्यादातर बार बार काम करते रहते हैं, शांति से बैठ नहीं पाते हैं, फिर से वही काम करते रहते हैं, तो रोक रोज दी जाती है। बात करें तो इसमें भी इम्पल्सिस ज्यादा देखने को मिलते हैं, वो उसमें खुद को या दूसरों को हार्म करते रहते हैं। तो आत्मघाती या प्रतिघाती जो चीजें हमें देखने को मिलती है वो चेरी प्लम में ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हम व्हाइट चेस्टनट की बात करें तो ज्यादातर उसमें बार बार रिपीटेटिव एक जैसे थॉट्स आते हैं, बार बार जो चीजें वो नहीं करना चाहते उनको करनी पड़ती है खुद का दिमाग शांत रखने के लिए। अगर हम एस्पेन की बात करें तो वो खुद को पता ही नहीं है कि उनको किन चीज से डर है, ऐसी चीजों से डरते रहते हैं, वो खुद ढूंढते रहते हैं कि उनको किन चीजों से डर रखता है, पर वो ढूंढ नहीं पाते हैं कि किन चीजों से डर रखता है, और इसी सोच में उनके जो आइडियाज है, जो विचार है, वो कभी क्लियर नहीं हो पाते हैं। अगर हम आरजी मनी को देखें तो उनकी चिंताएं उनके दिमाग में ज्यादातर एक विल की तरह चलती रहती है, वो अपने इमोशंस को दबा के, उसके पेन को दबा के, सफरिंग को दबा के लोगों के साथ मार्क्स फिक्स लगाए हुए घूमते रहते हैं, पर दिमाग में जो उनके ख्यालात है वो दिमाग से जाते नहीं है। उसके बाद अगर हम इम्पेटेंस की बात करें तो उनकी भी इरिटेबिलिटी ऐसी है,
वो बार बार जो चीजें करना है उनको करनी ही है और अभी ही करनी है, इतनी अर्जेंसी के साथ वो काम करते हैं। वल्वेरिन की बात करें तो उसमें ओवर एंथुसियाज्म नेचर देखा जाता है, कंपल्सिव नीड फॉर परफेक्शन देखा जाता है कि मेरे ख्यालात ऐसे हैं कि इस पोजीशन पे मुझे पहुंचना है और उसके लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा, मुझसे नहीं होगा फिर भी मुझे ये करना ही है क्योंकि मुझे यही चाहिए और मुझे यहीं पे पहुंचना है। उसके बाद हम चेस्टनट बट की बात करें तो उसमें भी पुराने पास्ट में हुए इवेंट और पुरानी जो हार है उसकी वजह से नई चीजें लोग सीख नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो हार से डरते हैं। अगर हम ऑर्गेनोन की बात करें तो ऑर्गेनोन में हमारे 3 मायाजम्स है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। अगर हम सोरा की बात करें तो सोरा में अगर हम देखें कि हम क्या देख सकते हैं तो उसमें आता है सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड एंजाइटी। तो ये ठीक करने के लिए लोग क्या करते हैं, खुद का अंदर का जो कंफर्ट जोन है वो कंफर्ट जोन बनाए रखने के लिए आसपास की चीजें है उसको बार बार ठीक करते रहते हैं। उनकी एंजाइटी ज्यादा एक्सक्यूज मी होती मैम, है, बाहर की चीजों को लेकर इनसिक्योरिटी है। जी मैम। या बस मैं ये कह रही जी थी मैम। हमारे पारे 4 मिनट्स हेलो। बचे हैं लास्ट के, तो आप उस हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन जी मैम जी प्लीज। मैम, आई हाँ कैन जी। कंक्लूड दिस सेशन 4 मिनट्स में। जी मैम। ओके। ओके। So various, जी मैम, वेरियस मेडिसिन आर देयर जो सोरामायाजिम में दी जाती है, सल्फर, लाइकोपोडियम, कल्केरिया का। जैसे हम साइकोसिस की बात करें तो वो चीजें इकट्ठा करके रखते हैं, बार बार इमोशंस को दबाते रहते हैं, लोगों का रिजेक्शन फील करते हैं, उनका मेंटल कंट्रोल नहीं रहता है। तो साइकोटिक में भी हम मेडोराइनम, थूजा, नेट्राम्यूर मेडिसिन देख पाते हैं। अगर हम सिफिलिस देखें तो सिफिलिस में डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी मिलती है जो हमें ओरम मेटालिकम, स्टेफिसेग्रिया और कार्सिनोसिन में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम रेपोटोरियल अप्रोच देखें तो बहुत सारी दवाइयां हमें दी गई है जिसमें विचार, बार बार हाथ धोना, घर ठीक करना और खुद का जो डर है उसकी वजह से बहुत सारी दवाइयां दी गई है। अगर हम केस एनालिसिस देखें तो हम पेशेंट का बैकग्राउंड, मायोसिमेटिक बैकग्राउंड, रेमेडी सिलेक्शन और ट्रीटमेंट इस तरह से प्रोग्रेस करके सारा केस ले सकते हैं और होम्योपैथी से दवाइयां दे सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कोई पेशेंट में ओसीडी के चेंजेस है, उसमें सारा सोरा और साइकोटिक बैकग्राउंड है और उनकी जो अगर हिस्ट्री है हमें लेने के बाद सल्फर मेडिसिन जा रही है और मेडोराइनम मेडिसिन जा रही है, तो डिपेंडिंग ऑन सोरा इंक्रीज है या साइकोटिक का प्लेन है, उस तरह से हम मेडिसिन सिलेक्ट करके उस मेडिसिन को देके ये बिहेवियर को रोक सकते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस और कंसिडरेशन हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि कई सारे पेशेंट मेडिसिन लेना नहीं चाहते, होम्योपैथी कंटिन्यू नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजों में मेडिसिन लेने के बाद तो कुछ वक्त तक जो चीजें हैं वो बढ़ जाती है, उसके बाद पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलता है और इसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की नीड रहती है। तो ज्यादातर जो फॉलोअप में पेशेंट नहीं आते हैं उसमें दिक्कत आती है, बाकी तो हम होम्योपैथी से इन लोगों को अच्छे से जिंदगी जी सके ऐसी लाइफ दे सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर वैदेही मैम। बहुत ही एक्सटेंसिव और एलाबोरेट आपने सेशन दिया ओसीडी के ऊपर। उसमें जो ओसीडी के डिफरेंट टाइप्स हैं और किस तरह से हमें वेरिएशंस मिल सकती हैं ओसीडी में। और आई गेस ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को कई बार पता ही नहीं चलती है कि खुद उसको है। बहुत लोगों की आदतों में ही ये जी चीज जी होती है कि जैसे किसी को बहुत ज्यादा सफाई की आदत है या फिर बार बार चीजें चेक करने की आदत है, उसको वो नॉर्मली ले लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो आसपास के लोग हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं और उनको खुद का जो पेशेंट है उसको पता ही नहीं चलता है कई बार कि उसको ओसीडी है। तो और वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह के जी जी केसेस हमें डेली डे टू लाइफ में ही देखने को मिलते हैं। और आपका जो सेशन था वो बहुत ही बढ़िया था। आपने बैच फ्लावर रेमेडीज का भी इसमें वो दिया, बायोकेमिक मेडिसिन के लिए भी दिया कि ओसीडी को हम कैसे होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो मेंटल डिजीजेस हैं वो होम्योपैथी की एक फोटे हैं, क्योंकि जी जी जो जी
हाँ, जो बेसिक हम सिम्टम्स लेते हैं वो मेंटल्स ही लेते हैं, और मेंटल्स लेते हुए ही हम अपनी मेडिसिन निकालते हैं। तो ऑब्वियसली ओसीडी जैसी प्रॉब्लम्स में विदाउट साइड इफेक्ट हम काफी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि साइकोटिक और जो ये साइकोथेरेपी और ये जो साइकोटिक ड्रग्स होती है इनका साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं ऑब्वियसली। तो जी बहुत ही बढ़िया सेशन था, और मैम आपके लिए काफी कमेंट्स भी आए हैं। डॉक्टर हितात मेहता और डॉक्टर हरिनाथ मनचंदा भाटिया ने सेशन की कॉन्ग्रेचुलेशन दी हैं। डॉक्टर केतन पठानी, सानी सर आप भी कुछ इनपुट्स आप थैंक यू। दीजिए सर प्लीज। हाँ, बहुत बढ़िया सेशन है, मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था। और आते रहिए वैद्य जी, है ना। बहुत अच्छा, आपका लैंग्वेज भी बहुत अच्छा है। आप लैंग्वेज से डर रही थी, वो प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज बहुत बढ़िया है ना। आप मिलते रहिए। सर मैं गुजराती हूँ, हिंदी में थोड़ी घड़ी कमी मुझसे रह जाती है, इंग्लिश गुजराती में और दिक्कत नहीं आती है, हिंदी में थोड़ी सी आ जाती है। नहीं, गुजराती और हिंदी में कोई अंतर नहीं है। हम लोग भी हैं, हमको भी बहुत अच्छा हिंदी नहीं आता है ना। हिंदी भी फिर भी बढ़िया सर है। जी जी सर, थैंक यू सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग का समय खत्म हो गया है। जी जी ओके, बहुत तो सारे कमेंट्स हैं, अच्छे कमेंट्स आए हैं सब। हाँ जी, तो थैंक यू डॉक्टर वैदेही भट्ट। हम आशा करते हैं आगे भी आपके साथ हमारे और भी सेशंस होंगे जिसमें आप अलग अलग डिजीजेस पे हमें गाइड करेंगी। तो और अब हमारा टाइम हो गया है इंग्लिश सेशन का, तो आई हैंड ओवर द सेशन टू डॉक्टर धनेश। थैंक यू। थैंक यू सो मच सानी सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। Thank you.